कभी कभी ना मरीज एक नहीं होता, पूरी की पूरी फैमिली ही केस बन जाती है। हमारे आज के स्रोत की ये एक लाइन है जो मतलब दिमाग में अटक जाती है। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। परिवार की जो अंदरूनी खींचतान होती है, फैमिली डायनामिक्स, उसको समझने का एक बहुत ही अनोखा नजरिया। और ये नजरिया मैं पहले ही साफ कर दूं, थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, क्योंकि ये होम्योपैथी की दुनिया से कुछ शब्द लेता है, लेकिन उन्हें एक रूपक की तरह इस्तेमाल करता है, एक मेटाफोर। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है बताना कि इसका किसी भी तरह की मेडिकल सलाह से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन दवाओं का जिक्र सिर्फ किरदारों के प्रतीक मतलब कैरेक्टर आर्केटाइप्स के तौर पर कर रहे हैं। तो ये बस चीजों को देखने का एक रचनात्मक तरीका है, एक लेंस है। हाँ। तो चलिए इस लेंस से देखते हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है। मैं कह रहा हूँ समाज भी बीमार है, लेकिन फिर कहानी फौरन एक घर के डिनर टेबल पर आ जाती है। हाँ, और वो डिनर टेबल का सीन ही इस पूरे विचार की कह सकते हैं नींव है। और वहाँ जो बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है और ये दाल थोड़ी ज्यादा पकी है, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे ठंडा मत खाओ। फिर एक चिंता भरी आवाज, कल परीक्षा है और ये बच्चा ठीक से खा भी रहा है ना। हाँ। और इन सब के बीच एक सख्त आवाज, डिनर टाइम 8 बजे था, ये 8-7 कैसे हो गया। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। ये सीन इतना जाना पहचाना है ना कि आप इसे महसूस कर सकते हैं। हर घर की कहानी लगती है। वही तो। पर यहाँ मैं थोड़ी उलझन में हूँ। मतलब एक तरफ दाल की शिकायत, दूसरी तरफ परीक्षा की चिंता और तीसरे को वक्त की पाबंदी की फिक्र। ये तो एकदम अलग अलग बातें लग रही हैं। ये आपस में जुड़ी कैसे है? हो सकता है दाल सच में ज्यादा पक गई हो। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और हाँ, हो सकता है कि दाल वाकई में ज्यादा पक गई हो। देखिए, किसी एक घटना से हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। अच्छा। लेकिन ये स्रोत जो है वो पैटर्न की बात कर रहा है। अगर ये एक बार हुआ तो वो सिर्फ दाल है, लेकिन अगर डिनर टेबल पर रोजाना किसी न किसी चीज में नुक्स निकाला जाता है, हर छोटी बात पर चिंता होती है या अनुशासन को लेकर तनाव बना रहता है, तब ये सिर्फ दाल, सेहत या समय के बारे में नहीं रह जाता। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये एक लक्षण है, असल बीमारी नहीं। बिल्कुल। डिनर टेबल एक मंच की तरह है, एक स्टेज, जहां परिवार के जो अनकहे डर हैं, चिंताएं हैं, कंट्रोल की जरूरतें हैं, वो सब अपना अपना किरदार निभाने आती हैं। कंट्रोल की जरूरतें, हाँ। जो व्यक्ति कह रहा है कि दाल ज्यादा पकी है, हो सकता है वो असल में अपनी जिंदगी के किसी और हिस्से में, जहां उसे कंट्रोल की कमी महसूस हो रही है, उस पर अपनी निराशा जाहिर कर रहा हो। खाना एक आसान निशाना बन जाता है। और जो अनुशासन की बात कर रहा है, डिनर टाइम 8 बजे था, वो शायद दुनिया की अनिश्चितता से परेशान है। जब बाहर की दुनिया में सब कुछ हमारे हाथ से बाहर लगता है, करियर, भविष्य, हाँ, रिश्ते, तो हम अपनी छोटी सी दुनिया में, जैसे डिनर के समय में, एक तरह का ऑर्डर, एक व्यवस्था खोजने की कोशिश करते हैं। 8 बजे मतलब 8 बजे कहना असल में ये कहने का एक तरीका है कि कम से कम यहाँ तो चीजें मेरे हिसाब से चलें। और बच्चे के खाने की चिंता, वो भी सिर्फ पोषण के बारे में नहीं है। ज्यादातर मामलों में नहीं। वो भविष्य को लेकर एक गहरी बेचैनी है। क्या ये बच्चा सफल होगा? क्या ये सुरक्षित रहेगा? क्या मैं एक अच्छा पेरेंट हूं? ये सारे बड़े सवाल उस एक छोटे से सवाल में समझ जाते हैं। बच्चा ठीक से खा रहा है या नहीं? बिल्कुल। तो हाँ, ये सब अलग अलग बातें लग सकती हैं, लेकिन ये सभी एक ही भावनात्मक जड़ से निकली हैं। चिंता, नियंत्रण की इच्छा और भविष्य का डर। ठीक है, अब मैं ये पैटर्न देख पा रही हूँ। ये डिनर टेबल एक तरह का इमोशनल बैरोमीटर है। सही शब्द है। लेकिन स्रोत सिर्फ इस पैटर्न को पहचान कर रुकता नहीं है ना? वो इन किरदारों को कुछ बहुत खास नाम भी देता है। हाँ, और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। कैसे? स्रोत इन व्यवहारों को कुछ होम्योपैथिक दवाओं के नामों से जोड़ता है, ताकि इन किरदारों को एक पहचान मिल सके। ये उन्हें सिर्फ गुस्सैल पिता या चिंता करने वाली माँ कहने से ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। मैं स्रोत से उन पंक्तियों को पढ़ती हूँ क्योंकि उनका अंदाज बहुत काव्यात्मक है। सल्फर का ज्ञान, कैलकेरिया की चिंता, नक्स का गुस्सा, चमोमिला का तूफान और कार्सिनोसिन की चुप पीड़ा। ये तो किसी नाटक की कास्टिंग लिस्ट जैसी लग रही है। एक तरह से है भी। ये परिवार के नाटक की कास्टिंग लिस्ट है। चलिए इन किरदारों से एक एक करके मिलते हैं। तो सबसे पहले सल्फर का ज्ञान। ये कौन है? मुझे लगता है हम सब अपने परिवार में किसी न किसी ऐसे ज्ञानी को जानते हैं। हाँ बिल्कुल। सल्फर का ज्ञान उस सदस्य का प्रतीक है जो बौद्धिक है, तार्किक है और जिसे लगता है कि उसे हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता है। अच्छा। ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी राय देने से कभी नहीं चूकता,
डिनर टेबल पर दाल ज्यादा पकी है वाला कमेंट्स, वो एक क्लासिक सल्फर कमेंट हो सकता है। ये सिर्फ शिकायत नहीं है, ये एक तरह का विश्लेषण है। ये बताने की कोशिश है कि मुझे पता है कि चीजें कैसी होनी चाहिए। हाँ, वे सुधार करना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका अक्सर थोड़ा आलोचनात्मक या मैं बेहतर जानता हूं वाला हो सकता है। समझ गए। परिवार का थिंक टैंक या फिलोसोफर जो कभी-कभी थोड़ा ज्यादा बोल जाता है। अगला है कैलकेरिया की चिंता। ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, कैलकेरिया उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हमेशा सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में रहता है। वो बदलाव से डरता है और हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। कल परीक्षा है और ये बच्चा ठीक से खा भी रहा है ना? ये कैलकेरिया की चिंता का सटीक उदाहरण है। स्वास्थ्य, नौकरी, अपने प्रियजनों की सलामती, इन सबको लेकर एक स्थायी बेचैनी। उनकी चिंता असल में उनके प्यार जताने का तरीका होती है, भले ही वो दूसरों के लिए थोड़ी बोझिल हो जाए। ये तो बहुत से परिवारों में, खासकर माता-पिता में बहुत आम है। इसके बाद आता है नक्स का गुस्सा। ये नक्स भूमिका की तरफ इशारा है ना? बिल्कुल। नक्स का गुस्सा चिड़चिड़ेपन, अधीरता और निराशा का प्रतीक है। ये वो किरदार है जो बहुत महत्वाकांक्षी, मेहनती और परफेक्शनिस्ट होता है। उसे चीजें जल्दी और सही तरीके से चाहिए। जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो उसे झुंझलाहट और गुस्सा आता है। डिनर टाइम 8 बजे था, ये 8-7 कैसे हो गया? डिसिप्लिन। हाँ, ये पंक्ति नक्स के व्यक्तित्व का सार है। समय की पाबंदी, अनुशासन, काम के प्रति समर्पण। लेकिन इस वजह से वे बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। परिवार का टास्क मास्टर। मुझे लगता है काम की जगह पे भी ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं। अगला है चैमोमिला का तूफान। ये सुनने में ही काफी नाटकीय है। और ये है भी। चैमोमिला का तूफान एक तेज, तीव्र और अक्सर बच्चों जैसे गुस्से या नखरे की ओर इशारा करता है। ये वो किरदार है जो अपनी भावनाओं के सैलाब में बह जाता है और एक छोटे से तूफान की तरह फट पड़ता है। स्रोत की एक और पंक्ति है जो शायद इसी किरदार के लिए है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे पास नहीं है। हाँ, ये एक ऐसी बेचैनी है जिसे शांत करना मुश्किल होता है। ये दर्द या असंतोष का एक बहुत ही मुखर और नाटकीय प्रदर्शन है, जो अक्सर ध्यान खींचने के लिए होता है। सही। और आखिर में जो मुझे सबसे गहरा लगा, कार्सन ऑसन की चुप पीड़ा। इसका क्या मतलब है? कार्सन ऑसन की चुप पीड़ा शायद इन सब में सबसे जटिल और मार्मिक है। ये दबे हुए दुख, खामोश पीड़ा और अपनी भावनाओं का दमन का प्रतीक है। मतलब ये वो व्यक्ति है जो परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों, अपने सपनों, अपनी भावनाओं सबको दबा देता है। वह सबकी खुशी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। स्रोत में वो किरदार धीरे से पूछता है, पापा, मम्मी, सब खुश है ना? हाँ, ये सवाल दूसरों की खुशी के लिए उसकी गहरी चिंता को दिखाता है, जबकि वो शायद खुद अंदर से एक तूफान से गुजर रहा हो। ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये विचार कि कोई अपनी पीड़ा छिपाकर दूसरों की खुशी की जिम्मेदारी ले रहा है। हाँ, क्योंकि ये लोग अक्सर परिवार के इमोशनल स्पंज बन जाते हैं। इमोशनल स्पंज। वो सबका तनाव, सबका दुख अपने अंदर सोख लेते हैं ताकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखे। वे टकराव से बचते हैं और हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी उन्हें एक भारी भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन ये तो किरदारों को बहुत साफ-साफ बांटने जैसा हो गया। क्या असल जिंदगी में कोई सिर्फ नक्स या सिर्फ कैलकेरिया होता है? मुझ में तो कभी-कभी काम को लेकर नक्स का गुस्सा होता है, तो कभी अपने परिवार को लेकर कैलकेरिया की चिंता। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और यही इस नजरिए की खूबसूरती है। ये तयशुदा बक्से नहीं हैं, ये ऊर्जाएं हैं, या कह सकते हैं व्यवहार के पैटर्न्स हैं। अच्छा, हम सब में ये सभी किरदार थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति काम पर एक पक्का नक्स हो, लेकिन अपने बच्चों के साथ एक नर्म दिल कैलकेरिया। बिल्कुल। या कोई इस सल्फर की तरह दुनिया भर का ज्ञान रखता हो, लेकिन जब उसे चोट पहुंचती है तो उसके अंदर से चैमोमिला का तूफान निकलता है। तो हम इन किरदारों के बीच बदलते रहते हैं। हाँ, और अक्सर एक परिवार में हम एक खास भूमिका में ढल जाते हैं। अगर परिवार में पहले से ही एक मुखर नक्स है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा सदस्य टकराव से बचने के लिए कार्सिनोसिन की भूमिका अपना ले। अच्छा, एक की वजह से दूसरा वो भूमिका ले लेता है। हाँ, ये एक जटिल नृत्य की तरह है, जहां हर किसी का कदम दूसरे के कदम से प्रभावित होता है। नक्स का गुस्सा कैलकेरिया की चिंता को और बढ़ा सकता है और चैमोमिला का तूफान कार्सिनोसिन को और ज्यादा चुप कर सकता है। तो इन सभी अलग-अलग किरदारों को एक साथ देखने के बाद स्रोत एक आखिरी लाइन पे पहुंचता है, एक तरह के निदान पर। कंप्लीट होम्योपैथी फैमिली। सच कहूं तो ये सुनने में किसी बीमारी के नाम जैसा लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये परिवार बीमार है?
ये एक बहुत आम गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इस संदर्भ में निदान का मतलब बीमारी का ठप्पा लगाना नहीं है। ये असल में एक अवलोकन है, एक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। हाँ, कंप्लीट होम्योपैथी फैमिली कहने का मतलब है कि यह परिवार अपनी पूरी जटिलता में एक संपूर्ण इकाई है। यहाँ कंप्लीट शब्द का अर्थ है कि इसमें हर तरह की मानवीय भावना और व्यवहार का पैटर्न मौजूद है। अच्छा, तो ये कहना कि परिवार बीमार है गलत होगा। बिल्कुल, बल्कि ये कहना कि परिवार एक आपस में गहराई से जुड़ा हुआ जटिल सिस्टम है, ज्यादा सही है। मतलब आप किसी एक सदस्य को अलग करके नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही। आप सल्फर के ज्ञान को नक्स के गुस्से से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो ज्ञान उसी गुस्से की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ हो। आप कार्सिनोसिन की चुप्पी को चमोमिला के तूफान से अलग नहीं कर सकते। वे सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। तो अगर आपको किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझना है तो आपको पूरे परिवार की डायनामिक्स को समझना होगा। हाँ, उनके बीच के इस अदृश्य नृत्य को समझना होगा। और यहीं पर स्रोत की वो अंतिम पंक्ति, क्योंकि होम्योपैथी में मरीज नहीं पूरा घर समझना पड़ता है, इस पूरी चर्चा का सार बन जाती है। हाँ, और यही इस पूरे विचार का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हम अक्सर किसी एक व्यक्ति को समस्या मान लेते हैं, बच्चे का गुस्सा, पिता की चिड़चिड़ाहट या माँ की जरूरत से ज्यादा चिंता। लेकिन ये नजरिया हमें बताता है कि व्यक्ति समस्या नहीं है, वो सिर्फ एक बड़े सिस्टम में मौजूद तनाव का एक लक्षण है। असली केस वो पूरा सिस्टम है, वो पूरा घर है। तो अगर दाल ज्यादा पक गई है तो शायद समस्या सिर्फ दाल में नहीं बल्कि पूरे किचन के माहौल में है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से पकड़ लिया। समस्या सिर्फ एक लक्षण में नहीं होती, बल्कि उस पूरी व्यवस्था में होती है जिससे वो लक्षण पैदा हो रहा है। और जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति को दोष देने से हटकर पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, ये दोषारोपण से सहानुभूति की ओर एक बड़ा कदम है। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ ये है कि एक परिवार सिर्फ अलग-अलग लोगों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक जीवित इकाई की तरह है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जिसका हर हिस्सा, हर सदस्य पूरे सिस्टम पर असर डालता है। बिल्कुल, हर किसी की भावनाएं और व्यवहार पूरे परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और ये होम्योपैथिक दवाओं का रूपक हमें इन जाने पहचाने किरदारों को एक नए और यादगार तरीके से देखने का नजरिया देता है। हाँ, ये हमें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार के पीछे की गहरी अनकही भावनाओं को पहचानने में मदद कर सकता है। ये सहानुभूति विकसित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सही कहा। जब हम समझते हैं कि किसी का नक्स वाला गुस्सा शायद उसकी अपनी उम्मीदों पर खरा न उतर पाने की निराशा से आ रहा है, या किसी की कैलकेरिया वाली चिंता उसके गहरे प्यार और डर से आ रही है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम उन्हें सिर्फ उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनकी भावनाओं से पहचानने लगते हैं। और ये खुद के बारे में सोचने के लिए भी एक अच्छा जरिया है। हाँ, हमने बात की कि कैसे हम सब में ये सभी किरदार मौजूद हैं। इन किरदारों के बारे में जानने के बाद ये सोचना दिलचस्प हो जाता है कि हम अपने परिवार में ज्यादातर कौन सी भूमिका निभाते हैं। क्या हम शांतिदूत, कैरोसिनोसिन हैं, या फिर हम व्यवस्था बनाने वाले नक्स हैं, या शायद कुछ और? बिल्कुल, और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचा जा सकता है। इस स्रोत ने हमें इन पारिवारिक पैटर्न को पहचानने के लिए एक ढांचा दिया है, लेकिन एक बार जब आप इन पैटर्न को अपने परिवार में और खुद में पहचान लेते हैं तो उस ज्ञान का क्या किया जाए? क्या सिर्फ सिस्टम को देख लेना ही उसे बदलने की दिशा में पहला कदम है, या फिर ये समझ हमें उन भूमिकाओं को सचेत रूप से बदलने की शक्ति देती है जिन्हें हम शायद अनजाने में दशकों से निभा रहे हैं?